और इतिहास के सबसे पहले मैं 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आज अकेले 100 प्रश्न होंगे, साथ में हमारे क्या होंगे भाई, मिस एक्सप्लेनेशन के साथ और कई सारे सवाल होंगे। तो हर एक चीज सीखनी है। तो आप सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बता दो, क्या आप सब रेडी हो इस तरह क्लास करने के लिए? जबरदस्त शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बेटा क्या है, तो आप देख सकते हो आर्यों की मुख्य पुस्तक कौन सी है। तो आर्यों की जब मुख्य पुस्तक की बात करते हैं, रामायण है, वेद है, उपनिषद है कि गीता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्यों की मुख्य पुस्तक बच्चे वेद है। ठीक है, याद कर लेना। अब एक सवाल छोटा सा आता है कि वेद की संख्या कितनी होती है, तो वेद बेटा 4 होते हैं। दूसरा सवाल आता है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, उपनिषद बेटा 108 होते हैं, याद कर लेना। ठीक है, एक सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा आदि महाकाव्य, तो सबसे बड़ा आदि महाकाव्य हम लोग किसको बोलते हैं, तो भैया उसको हम लोग बोलते हैं गीता को। क्लियर है, बहुत अच्छे से। भगवत गीता के लेखक कौन है, तो भगवत गीता के लेखक है मेरे प्यारे बच्चे वेद व्यास जी। कौन है, वेद व्यास जी। और सबसे बड़ी बात बता दें, जो ये भगवत गीता दिख रही है, भगवत गीता का प्राचीन नाम क्या है, ओल्ड नेम, तो याद कर लेना इसका प्राचीन नाम है जय संहिता, सॉरी। ठीक है, मोहब्बत का मेरी। गाने सुनते हुए अगर बीच में एड्स आ जाएं तो कितना अनोइंग। तो इसका आप प्राचीन नाम हटा दीजिए। अब बेटा रामायण की बात कर लें, तो रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि साहब ने। और आप सबको पता होना चाहिए रामायण बेटा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसमें, संस्कृत भाषा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं बहुत अच्छे से। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बता सकते हो। दूसरा सवाल, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी मानी जाती है, रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो बेटा अगर सारी सभ्यताओं की बात कर लोगे ना आप पूरे विश्व में, तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता ही निकल कर आएगी, याद कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा। और इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, तभी यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से मशहूर है बच्चे, ये भी याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो बेटा कहां पर स्थित है। आप सबको पता है मोहनजोदड़ो, पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। एक सवाल मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला बेटा ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, याद कर लेना। मोहनजोदड़ो है कहां पर, तो याद कर लेना बेटा आज के टाइम पर पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। कहां पर, पाकिस्तान में। ठीक है, दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा अगर मैं इन शहरों में बात करता हूं ना, तो इन सारे शहरों में आपका निकल कर आएगा हड़प्पा, याद कर लेना। अगर मैं यहां पर एक छोटी सी बात कर दूं कि मोहनजोदड़ो से मैं क्या क्या प्राप्त हुआ, तो याद कर लेना कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति बेटा कहां से प्राप्त हुआ, तो याद कर लेना मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से और क्या, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मतलब बड़े बड़े बाथरूम मिले, कहां से भाई साहब, मोहनजोदड़ो से। क्लियर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछा जाएगा तो आप हड़प्पा बताना। लोथल की बात बता दे आपको, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा भैया, लोथल, याद कर लेना। लोथल कहां पर है, गुजरात में। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धरती माता की पूजा किस सभ्यता की विशेषता थी, बताइए भैया, वैदिक सभ्यता की कि सिंधु सभ्यता की, गुप्त सभ्यता की कि मौर्य सभ्यता की, बताइए आप। धरती माता की पूजा बेटा किस सभ्यता की विशेषता है, सबको पता है धरती माता की पूजा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बढ़िया पूजते हैं, किसको, ठीक है। फिर बुद्ध का जन्म बेटा कहां हुआ है, सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में कि वैशाली में, तो बुद्ध जी का जन्म बेटा लुम्बिनी में हुआ था, याद कर लेना। और जब जन्म की बात कर लें तो ये भी याद कर लेना 563 ईसा पूर्व, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, किसका, महात्मा बुद्ध का। दूसरी बात, सारनाथ का इनका सवाल आता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। कुशीनगर का सवाल आता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी, बेटा कुशीनगर में, और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब 483 ईसा पूर्व में। अगला बेटा आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को बेटा कहां पर मिली थी,
क्या बेटा ये यूपीएसआई वाले भी पढ़ सकते हैं, होमगार्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, कांस्टेबल वाले भी पढ़ सकते हैं, एसएससी वाले पढ़ सकते हैं। ऐसी क्लास है ना जो सारे लोग पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ज्ञान प्राप्ति को एक प्रकार से ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को कहां मिली? सारनाथ में, बोध गया, कुशीनगर, राजगिरी। सबको पता होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति बेटा बोध गया में मिली थी। कहां पे मिली थी? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चीज याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी माने जाते हैं, याद कर लेना। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज, याद कर लेना। ज्योतिपुंज किसको बोलते हैं भैया? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। क्लियर है? याद कर लेना। महावीर, ये नाम जो आप पढ़ रहे हो, स्वामी, अगर मैं तुमसे कह दूं ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे, याद कर लेना। जैन धर्म के 24वें, मतलब टोटल 24 एवं अंतिम तीर्थंकर, एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे भैया? महावीर स्वामी जी थे। क्लियर है? याद कर लेना। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बेटा बच्चे कह रहे सर इतने आसान सवाल नहीं आते। बेटा आप पेपर जो देने जा रहे हो ना सब आसान सवालों वाला है, आप कठिन पढ़ने के चक्कर में भूल जाते हो और इन सवालों को बार बार रिवाइज किया था फटाफट तरीके से। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपको याद कर लेना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम भैया है महावीर स्वामी। ये सवाल याद कर लेना बहुत अच्छे से। अगर मैं तुमसे कह दूं जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने हुए, तो बेटा 24वें याद कर लेना। कितने? 24। अगर मैं तुमसे कह दूं पहले तीर्थंकर कौन है, तो पहले तीर्थंकर का नाम भैया ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव। अगर मैं तुमसे कह दूं पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो पार्श्वनाथ जो है ना मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना 23वें नंबर के हैं, 23rd नंबर के, 23वें नंबर के। और महावीर स्वामी जो है वो बेटा याद कर लेना जबरदस्त तरीके से 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे 4 है। और वो 4 संख्या कौन कौन है? तो याद कर लेना ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, क्रम से याद कर लेना सामवेद, और उसके बाद अथर्ववेद। अगर आपसे कह दिया जाए मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नया तो अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। याद कर लेना। नेक्स्ट अगला सवाल, ऋग्वेद किस भाषा में? पाली, प्राकृत, संस्कृत की अपभ्रंश। बताइए, वेद तो आपको पता ही होंगे ना, आपको किस भाषा में है बेटा? हाँ, वेद तो आप सबको पता होंगे ना किस भाषा में है, जबरदस्त तरीके से। पाली, प्राकृत, संस्कृत के अपभ्रंश बेटा संस्कृत में, याद कर लेना। ऋग्वेद संस्कृत में है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में बेटा कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, याद कर लेना। कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। कितनी रचनाएं हैं? तो 10,462 बेटा ऋचाएं, मतलब रचनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। इतनी सारी जानकारी आपको ऋग्वेद के बारे में पता होना चाहिए। आर्य शब्द का बेटा अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, या कह सकते हो आप कुलीन। क्या? कुलीन, याद कर लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बेटा किसको माना जाता है? बेटा सारे बच्चों के लिए क्लास है, ये मान लेना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बेटा चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। और याद कर लेना इनके प्रधानमंत्री पीएम का नाम क्या था? इनके पीएम का नाम था चाणक्य। चाहे चाणक्य कह लो, चाहे कौटिल्य कह लो, चाहे विष्णुगुप्त कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, और उस पुस्तक का नाम था क्या पता है आप सबको? अर्थशास्त्र। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चे? अर्थशास्त्र। और सबसे अच्छा सवाल आता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? तो अर्थशास्त्र का संबंध मेरे प्यारे बच्चे राजनीति से, याद कर लेना। फिर समुद्रगुप्त भाई, समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। इनके सिक्कों पर पता चला कि वीणा बजाने वाले राजा हैं, मतलब इनको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं, याद कर लेना। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो बेटा समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला, जबरदस्त, अर्थशास्त्र किसने लिखा? मैं नहीं बताऊंगा, आप बता सकते हो कि अर्थशास्त्र बेटा चाणक्य ने लिखा। किसने लिखा? चाणक्य ने, याद कर लेना। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। भारत का मैकियावेली, तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं बेटा? चाणक्य को। फिर अगला, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसको? याद कर लेना कालिदास जी को। इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशियम, सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं। फिर सवाल आता वारामिहिर कौन थे? तो वारामिहिर मेरे प्यारे बच्चे एक प्रकार से खगोलक थे। कौन थे? खगोलक थे। नेक्स्ट अगला, अशोक के शिलालेख
किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी। और जितने अन्य लिपि दिख रही वो गलत है, जबकि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी के अलावा मेरे प्यारे बच्चे और भी लिपियों में है। और अशोक के टोटल जो शिलालेखों की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छे से याद कर लेना कौन कौन सी भाषा में है। तो याद कर लेना ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। एक तो होगी ब्राह्मी, और एक लिख लेना खरोष्टी, और एक लिख लेना ग्रीक, और एक लिख लेना अरमाइक। ये 4 लिपियां हैं जो बेटा अशोक के शिलालेखों की लिपि के बारे में बताती हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको हम, क्या जो ग्रीक और अरमाइक है ना, ये दोनों की दोनों लिपियां पता आज के टाइम पर किस देश की है? अफगानिस्तान की। और मैं आपको बता दूं खरोष्टी किस देश की है? पाकिस्तान की। और मैं आपको बता दूं ये जो ब्राह्मी है वो किस देश की है? भारत की। और सबसे बड़ी बात बता दें कि अशोक के शिलालेखों की लिपि को पढ़ा किसने? लिपियों को पढ़ा किसने? तो याद कर लेना उन महोदय का नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था कब? 1837 में। भाई एक से एक बेहतरीन सवाल। अगला, गुप्त काल बेटा किस लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए, कला साहित्य के लिए, लौह धातु के लिए, कि व्यापार के लिए? बताइए फटाफट, गुप्त काल मेरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको मेरे प्यारे बच्चे पता होना चाहिए, गुप्त काल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो अपने कला साहित्य के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जाना जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि गुप्त काल के संस्थापक, फाउंडर का नाम बताइए, तो गुप्त काल के संस्थापक का नाम है श्रीगुप्त। बेटा क्या नाम है? श्रीगुप्त। चिपका देना जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और अभी मैंने बताया एक समुद्रगुप्त है, एक समुद्रगुप्त है जिनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला सवाल, गुप्त काल को बेटा क्या कहा जाता है? तो बड़े प्यार से याद कर लेना गुप्त काल को। ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है, और आप दावा करते हैं इस गुप्त काल को क्या कहा जाता? अभी मैंने बताया लोहे का युग, स्वर्ण युग, कांस्य युग या प्राचीन युग। बताइए फटाफट आपको। तो आप जबरदस्त तरीके से याद कर लेना गुप्त काल को हम लोग बेटा किस नाम से जानते हैं? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, प्राचीन इतिहास का गोल्डन एरा। क्लियर है? याद कर लेना। शून्य का भाई आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार करने वाले हैं आर्यभट्ट साहब। इन्होंने तो बताया था पृथ्वी गोल है। भाई क्या है? पृथ्वी गोल है। किसने? आर्यभट्ट साहब ने बताया था। और आर्यभट्ट ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने। अगला, इलाहाबाद स्तंभ लेख बेटा किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये जो स्तंभ लेख वाली बात कर दे इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है किससे? समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त याद कर लेना इसको बोलते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, ठीक है। और इस प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो याद कर लेना ये कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। और हरिशेन जो थे वो बेटा किसके दरबारी कवि थे? याद कर लेना ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और ये जो रचना की थी इन्होंने किस शैली में की थी? पेपर में आता है चंपू शैली। इसमें हरिशेन ने बताया था कि जो समुद्रगुप्त साहब हैं उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को हराया, दक्षिण भारत के राजाओं को हराया। याद कर लेना। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? बेटा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। और याद कर लेना इसको बनवाया कुमारगुप्त प्रथम ने। और दूसरी बात ये बेटा है कहां पर? तो बिहार में। अगला सवाल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय मेरे प्यारे बच्चे नष्ट किसने करवाया? तो नष्ट करवाया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। मेरे प्यारे बच्चे अगला सवाल, महाजनपद टोटल कितने थे? महाजनपद की संख्या कितनी थी? अगर मैं आपसे कहूं तो महाजनपद की संख्या मेरे प्यारे बच्चे 16। याद कर लेना। अगर मैं तुमसे कहूं सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जिसको हम लोग बोलते हैं मगध। मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर था। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। अगर मैं तुमसे कह दूं कितने ऐसे जनपद थे जो भारत के बाहर थे, तो भारत के बाहर भाई साहब 2 ऐसे जनपद थे जो भारत के बाहर थे। और वो 2 कौन से जनपद थे जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं? ठीक है, तो याद कर लेना जो भारत के बाहर थे, एक का नाम बेटा है कंधार और एक का नाम है कंबोज। गंधार और कंबोज। क्लियर है? और अगर मैं तुमसे कह दूं 16 महाजनपदों में एक ऐसा जनपद जो दक्षिण भारत का था, दक्षिण भारत में स्थित था, उसका नाम था अस्मक। यही तो सवाल बनते हैं। फिर अगला, बुद्ध का पहला उपदेश कहां हुआ? बेटा बुद्ध का पहला उपदेश याद कर लेना सारनाथ में। सारनाथ कहां पड़ेगा? यूपी में। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो घटना क्या कहलाई? वो घटना कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। मेरे प्यारे बच्चे क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला,
त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है भाई? आपको बताना है। जैन से संबंधित है, बौद्ध संबंधित है, हिंदू से संबंधित है, सिख से संबंधित है? बताइए। त्रिपिटक का संबंध मेरे प्यारे बच्चे किस धर्म से है? तो त्रिपिटक आपको बताना है जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बेहतरीन। तो याद कर लेना, त्रिपिटक का संबंध जो है मेरे प्यारे बच्चे किससे है? तो आप सब बता सकते हो, बौद्ध से। अब वो त्रिपिटक कौन? तो याद कर लेना, बुद्ध धम्म, ठीक है। अब चोल साम्राज्य की राजधानी बताओ। तो चोल साम्राज्य की राजधानी का नाम है मदुरई, याद कर लेना। चोल साम्राज्य के फाउंडर का नाम बताओ। तो चोल साम्राज्य के फाउंडर का नाम है विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। अब अगर ये तुमसे कह दे मदुरई किसकी राजधानी है, तो मदुरई याद कर लेना पांड्य साम्राज्य की राजधानी है या पांड्य वंश की राजधानी है, ठीक, मदुरई। कांचीपुरम बताओ। तो कांचीपुरम बेटा पल्लव वंश की राजधानी है। किसकी है? पल्लव वंश की राजधानी है। सबकी राजधानी हमने यहां पर बता दी आपको। अगला, सिंधु सभ्यता में मुख्यतः ईंट का आकार बेटा कैसा था? ईंट का आकार कैसा था? तो आपको याद कर लेना है, ईंट का आकार लंबाई 1, चौड़ाई 2, ऊंचाई 3, मतलब 1, 2, 3 के अनुपात में था। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो थी, बहुत अच्छे से याद कर लेना, राखल दास बनर्जी। ये जो बनर्जी नाम आपको दिख रहा, तो यहां पे पूरा नाम लिख लेना, राखल दास बनर्जी। कब की थी? 1922 में की थी। अगर मैं तुमसे कह दूं किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और याद कर लेना दयाराम साहिनी के बारे में, इन्होंने पता किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की। और अगर मैं तुमसे कह दूं हड़प्पा खोज कब? 1921 में। किस नदी किनारे की थी? तो मेरे प्यारे बच्चे रावी नदी के किनारे की थी। यह भी कहां पर स्थित है भाई? पाकिस्तान में। क्लियर है? नेक्स्ट, वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? खेती थी, व्यापार था, उद्योग था कि शिकार था? सबको पता होना चाहिए, जो आर्य लोग बेटा भारत आए थे, वो उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो एक एग्रीकल्चर था, खेती थी। याद कर लेना। नेक्स्ट, मैगस्थनीज बेटा किसका राजदूत था? मतलब एक प्रकार से किसका राजदूत था? तो यूनान देश का था। यूनान में किसका? तो याद कर लेना सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर का। तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था कौन? मैगस्थनीज। याद कर लेना। सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था मेरे प्यारे बच्चे। मैगस्थनीज की बुक का क्या नाम था? तो मैगस्थनीज की बुक का नाम था इंडिका। अगर मैं तुमसे कह दूं मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मैगस्थनीज बेटा जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, इंद्र किसका देवता? पानी का, कृषि का, वर्षा का कि सूर्य का? तो आपको इंद्र का बताना है वो किसका देवता, ठीक। तो पानी का, कृषि का, वर्षा का तो आप बता देना। इंद्र मेरे प्यारे बच्चे वर्षा का। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो श्लोक लिखे गए वो भगवान इंद्र के लिए लिखे गए। पुरंदर, रथेष्ट, ये सारी पर्यायवाची किसकी है भाई साहब? इंद्र साहब की है। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट, किसने समुद्र यात्रा को बेटा पाप बताया? किसने समुद्र यात्रा को एक प्रकार से पाप बता दिया? कौन से ऐसे व्यक्ति ने कहा कि भैया एक प्रकार से यह समुद्री यात्रा पाप जैसी होती है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, समुद्री यात्रा को पाप बताने वाले लोग हैं वैदिक काल के लोग, जबरदस्त तरीके से। और वैदिक काल के लोग याद कर समुद्री यात्रा को पाप बता दिया। कालिदास किसके दरबार में थे? तो बेटा कालिदास जो थे ना वो विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे। और विक्रमादित्य द्वितीय का मतलब है ये किस वंश के राजा हैं? गुप्त वंश के। तभी तो कालिदास जैसे कवि थे किसके दरबार में? विक्रमादित्य के। तभी तो उनके राज दरबार को सुशोभित करते थे। साहित्य और कला का क्या माना जाता था? स्वर्णकाल। याद कर लेना। कालिदास जिसको हम लोग भारत का शेक्सपियर कहते हैं, क्या बोलते? भारत का शेक्सपियर। किसको बोलते मेरे प्यारे बच्चे? कालिदास को। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ऋतु संहारम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। याद कर लेना। पंचतंत्र के लेखक बताओ? तो पंचतंत्र के लेखक भैया विष्णु शर्मा। याद कर लेना। वात्सायन की पुस्तक का नाम याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, कामसूत्र। कामसूत्र किसकी पुस्तक है? वात्सायन की पुस्तक का नाम है, याद कर लेना। कालिदास की मैंने अभी बताई है, वारामिहिर एक बेटा कौन थे? तो वारामिहिर मेरे प्यारे बच्चे एक प्रकार के खगोलज्ञ थे। कौन थे? खगोलक थे। अगला, हर चरित बेटा किसने लिखा? तो हर चरित लिखने वाले कौन है? बाणभट्ट है। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे?
बाण भट्ट बेटा किसके दरबारी कवि थे? तो याद कर लेना, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के। बाण भट्ट ने हर्षचरित तो लिखा, साथ में एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम है कादंबरी। क्या नाम है? कादंबरी। तो कादंबरी और हर्षचरित लिखने वाले कौन है? बाण भट्ट। किसके दरबार के दरबारी कवि हैं? हर्षवर्धन के। और सबसे बड़ी बात याद कर लेना, हर्षवर्धन खुद एक लेखक था जिसने पुस्तकें लिखी थी जिसका नाम है रत्नावली, कामा नागानंद, कामा प्रियदर्शिका। तो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब बेटा किसकी पुस्तकें? ये सारी की सारी पुस्तकें बेटा हर्षवर्धन साहब की हैं। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। एक यहां ऑप्शन दिख रहा है आपको भास, और याद कर लेना भास की पुस्तक का नाम, बुक का नाम क्या है? तो भास की पुस्तक का नाम है स्वप्नवास दाता। तो स्वप्नवास दाता किसकी पुस्तक है? भैया भास साहब की है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी कि भैया मालवा थी? बताइए, हर्षवर्धन साहब की राजधानी क्या थी? बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। तो हर्षवर्धन साहब की जो राजधानी इन्होंने बनाई थी ना, वो कन्नौज को बनाई थी। किसको? कन्नौज को। याद कर लेना। एक राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन को क्या कर दिया था? हराया था। तो पेपर में सवाल आता है किस नदी के किनारे हराया था? तो याद कर लेना, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन साहब को पटक दिया था, हरा दिया था। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा उपनाम क्या है? तो याद करना, अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हें ही कहते हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि लिए बैठे हैं। किसकी? विक्रमादित्य की। अभी मैंने बताया भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और याद कर लेना, भारत में किस राजा के टाइम पर हूणों का आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ? तो स्कंदगुप्त। और अभी मैंने बताया कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है? कुमार गुप्त ने करवाई है। अगला, अब देखो 35 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। कहां तक बेटा? ये प्राचीन इतिहास के सवाल थे, सारे प्राचीन इतिहास के। और डेली आपको इसी तरह मिलेंगे। अब यहां से चालू हो रहा क्या? मेडिवल हिस्ट्री के सवाल। मतलब इतनी प्यारी क्लास है, इतनी जबरदस्त क्लास है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, एक प्रकार से कोई भी पेपर देने जाओगे और विश्वास मानना आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। चलिए, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की? तो मुस्लिम शासन की शुरुआत करने का भाई साहब जो श्रेय जाता है ना, वो पता किसको जाता है? वो भाई साहब मोहम्मद गौरी को जाता है। किसको जाता है? मोहम्मद गौरी को जाता है भैया, एक प्रकार से शासन करने की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे कह दूं भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मतलब कौन सा ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने आक्रमण किया था सबसे पहले। कब? 712 ईस्वी में। और कहां पर? सिंध पर। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अगला है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बता दो। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में अगर आपको बता दूं तो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, फिर है मेरे प्यारे बच्चे खिलजी वंश, फिर याद पहले नंबर पे गुलाम, दूसरे नंबर पे खिलजी, और तीसरे नंबर पे बेटा तुगलक है, और 4 नंबर पे याद कर लेना कौन है? 4 नंबर पे सैयद है, और 5वें नंबर पे मेरे प्यारे बच्चे लोधी वंश है। याद कर लेना। अगर मैं टाइम पीरियड की बात कर लूं तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। भैया 5 वंश है और गुलाम वंश का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद कर लेना भैया। ठीक है, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन। अगर आपसे कह दिया जाए कौन से वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया? बेटा तुगलक ने 94 साल शासन किया। सबसे कम शासन किसने किया? बेटा खिलजी ने किया। कितने साल? 30 साल। आप जोड़ के देख लेना, मैंने टाइम पीरियड दे दिया आपको। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था वो ऐबक ने शुरू किया था। शुरू किया हो चाहे नींव रखने की बात हो, दोनों आप बता सकते हो, लेकिन इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को क्या किया था? पूरा किया था। ये चीज याद कर लेना। अगला सवाल, जो ऐबक था ना उसने गुलाम वंश की राजधानी क्या बनाई थी? तो लिख लेना, गुलाम वंश की जो कैपिटल बनाई थी किसने? ऐबक ने। वो पता किसको बनाई थी? वो बनाई थी लाहौर को। और पेपर में सवाल आता कि गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने लेकर आए? तो याद कर लेना, इल्तुतमिश में याद कर लेना, इसने लाहौर से राजधानी किसको बना दी? दिल्ली को बना दी भाई साहब। अगला इल्तुतमिश किस वंश का है? अभी मैंने बताया इल्तुतमिश बेटा गुलाम वंश का है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया है मेरे प्यारे बच्चे। और इल्तुतमिश की बेटी का अगर मैं आपसे नाम बता दूं तो इनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बारे में अगर मैं आपको और बता दूं कि इसने 2 मुद्रा चलवाई थी, और वो 2 मुद्रा के नाम है जीतल और टका। जीतल और टका मुद्रा किसने चलवाई? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश अपने दरबार में 40 सरदारों का समूह रखता था।
40 सरदारों का समूह रखता था। कौन? इल्तुतमिश। और ये 40 सरदारों का समूह पता क्या कहलाता था? तुर्कान ए चहलगनी। तुर्कान ए चहलगनी के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें हम, ये 40 सरदारों का समूह तुर्कान ए चहलगनी को समाप्त करने का श्रेय पता किसे आता है? बलबन को। अगला, तुगलक वंश का संस्थापक बताओ। तुगलक वंश का संस्थापक है भैया कौन? तो याद कर लेना, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, गयासुद्दीन तुगलक की बेटा जो मृत्यु हुई थी ना, वो लकड़ी के महल में, लकड़ी के महल में दबने से हुई थी। लकड़ी के महल में दबने से हुई थी। याद कर लेना, किसकी मृत्यु? भैया गयासुद्दीन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक नाम आ रहा, मतलब एमबीटी नाम आ रहा। याद कर लेना, इनको हम लोग जूना खां के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे मेरे प्यारे बच्चे? जूना खां के नाम से जानते थे। शहनाज, सभी लोग डाइट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पर सिर्फ आपका वेट लॉस क्यों हुआ है? के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अगला अगला बहुत अच्छे से याद करना। इल्तुतमिश किस वंश का था? मैंने पहले बता दिया, सेम सवाल आ गया, छोड़ दो। मोहम्मद बिन तुगलक किस नाम से जाना जाता था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, वीर के नाम से, लोहे का बादशाह, पागल बादशाह। याद कर लेना, ये पागल तो था ही, साथ में बहुत ज्यादा विद्वान भी था भाई साहब। ये इसको रक्त पिपासु भी कहते थे और इसको शिक्षित भी कहते थे। किसको? भैया मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा भाई साहब दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने पहली बार भैया हिंदुओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए पहली बार होली में भाग लिया था। किसने? भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऐसा राजा था जिसने गंगा जल का सेवन किया था। मतलब इसको लगता था कि भैया इससे हिंदुओं की सहानुभूति हमको मिलती रहेगी। ऐसा राजा था। विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य बेटा हरिहर बुक्का ने किया था। और याद कर लेना कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य बेटा किस नदी के किनारे हुआ था? तो याद कर लेना, तुंगभद्रा नदी। और इसने गंगा जल का सेवन किया था। मतलब इसको रक्त पिपासु भी कहते थे और इसको शिक्षित भी कहते थे। किसको? भैया मोहम्मद बिन तुगलक। भैया मलिदास नदी की सहायक नदी होती है। और याद कर लेना, विजयनगर साम्राज्य की अगर मैं राजधानी की बात करता हूं तो राजधानी का नाम है हम्पी। और हम्पी कहां पड़ता है? हम्पी पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे कर्नाटका में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे, प्रथम मुगल बादशाह कौन है? प्रथम मुगल बादशाह बेटा बाबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबर ने 1526 में शासन करना स्टार्ट किया था, मुगल वाला। ठीक है, और बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। अगर मैं मुगलों की बात करता हूं, सबसे पहले बाबर आया, दूसरे नंबर पे बेटा याद कर लेना कौन आया? हुमायूं आया था। कौन आया था? हुमायूं। और तीसरे नंबर पे कौन आया? तीसरे नंबर बेटा अकबर आया। 4 नंबर बेटा जहांगीर आया। 5 नंबर पे शाहजहां आया। और 6ठे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चे औरंगजेब आया। ठीक है, और ये तो पहला बादशाह पूछ रहा था मुगलों का। अगर यहीं पे तुमसे कह देता अंतिम मुगल बादशाह बताओ, अंतिम बताओ, तो अंतिम आप सब बताते बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, पेपर में सवाल आता, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। रंगून भाई साहब जो बर्मा की राजधानी थी, जिसको आज के टाइम पे म्यांमार के नाम से जानते हैं, याद कर लेना। अगला, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत कहां पड़ता है? पानीपत मेरे प्यारे बच्चे हरियाणा में पड़ता है, याद कर लेना। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे, क्या 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, और बेटा किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और प्लस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का भैया अंतिम शासक था, और यह हार गया, बाबर जीत गया। और बेटा पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तोपों का यूज किया था, तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। अगला भाई साहब, पानीपत का अगर तुमसे कह दे दूसरा युद्ध बता दो, तो दूसरा है 1556 में। किसके बीच? तो मेरे प्यारे बच्चे अकबर और प्लस हेमू के बीच में। अगर तुमसे कह दे तीसरा बता दो, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। भाई मजे से पढ़ना। अगला, अकबर की राजधानी का नाम बताओ, तो अकबर ने बेटा किसको अपनी राजधानी बना के रखा था? आगरा को, दिल्ली को, फतेहपुर सीकरी को, कि लाहौर को? यह सवाल आपको बताना है कि अकबर ने आखिरकार राजधानी किसको बना के रखा था। तो अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था किसको? फतेहपुर सीकरी को, कि उसने फतेहपुर सीकरी को भाई साहब एक नगर के रूप में स्थापित भी किया था अकबर ने। अगर अकबर के बारे में तुमसे कह दे अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ, राजा बीरसाल की रियासत में। अकबर का बेटा राज्याभिषेक कब हुआ? तो याद कर लेना, अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ मेरे प्यारे बच्चे? कलानौर। कलानौर कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? पंजाब में पड़ेगा। अगला,
दीन इलाही किसने शुरू किया था? आप सबको बताना है। दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाला क्या बाबर था, अकबर था, शाहजहां था कि औरंगजेब था? फटाफट बताओ भैया, दीन इलाही को किसने शुरू किया है? बहुत अच्छा सवाल आता है ये दीन इलाही का। ठीक है, दीन इलाही का बहुत प्यारा सवाल आता है, देखते कितने लोग बता पाएंगे। बहुत प्यारा, जबरदस्त भैया, बेहतरीन। दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था और यह शुरू किया था 1582 में, और इसका एक ये धर्म था। और सबसे बड़ी बात बता दें अकबर के बारे में, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू, जिसको हम लोग बोलते हैं बीरबल। बीरबल जो था वो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला भाई साहब पहला हिंदू था। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब अगर तुमसे कह दे अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो याद कर लेना जजिया कर अकबर ने जो समाप्त किया मेरे प्यारे बच्चे 1564 में। अगला, जहांगीर का असली नाम बता दो। तो जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन सलीम था, नूरुद्दीन सलीम था, नूरुद्दीन सलीम था भाई साहब। तभी कहते हैं सलीम और अनारकली की कहानी सुने होगे तुम। ठीक है, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, बेहतरीन तरीके से। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 24 इसके अगर मैं जन्म की बात करता हूं, जहांगीर का अगर जन्म की मैं बात करता हूं, तो इसका जन्म हुआ था 1569 में। और जहांगीर का अगर मैं तुमसे कह दूं कि इसके पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था अकबर। और जहांगीर की अगर मैं बात बता दूं, इसका अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। लाल किला बेटा किसने बनवाया था? सबको पता होना चाहिए। अकबर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, कि बाबर ने बनवाया, कि बहादुर शाह ने बनवाया? लाल किला याद कर लेना। तो लाल किला बेटा सबको पता होना चाहिए। लाल किला पहली बात तो दिल्ली में भी है, लाल किला बेटा आगरा में भी है। और दोनों के दोनों लाल किला बनवाने में माहिर कौन है भाई साहब? शाहजहां ने बनवाया था, ये चीज याद कर लेना। और ताजमहल भी तो किसने बनवाया था? ताजमहल भैया भी ये भी इन्होंने बनवाया था, शाहजहां ने। याद कर लेना। अगला, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, अभी मैंने बताया मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय है। और इसकी मृत्यु जो हुई थी मेरे प्यारे बच्चे, इसकी मृत्यु कहां हुई थी? रंगून। रंगून जो भैया आज के बर्मा की राजधानी हुआ करता था, और आज हम लोग उसको बोलते हैं म्यांमार, जिसकी राजधानी नायपाती है। शिवाजी ने अफजल खान को कहां पर मारा था? याद कर लेना। शिवाजी ने अफजल खान को प्रतापगढ़ में मारा था। याद कर लेना भैया। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं तुमसे कह दूं किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं, तो जिंदा पीर कहते हैं हम लोग किसको भाई साहब? औरंगजेब को कहते हैं। किसने अपने दरबार में नृत्य और संगीत पर रोक लगवा दिया था? तो याद कर लेना, नृत्य प्लस संगीत पर रोक, नृत्य पर प्लस संगीत पर रोक किसने लगवा दिया था? तो मेरे प्यारे बच्चे औरंगजेब ने लगवा दिया था। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से बेटे। 100 क्वेश्चन में 50 प्रश्न मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अब आप 1 मिनट के लिए आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्या आपको सारे प्रश्न मजे से समझ में आ रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा पा रहा कि नहीं हो पा रहा? दूसरी बात, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार अपने अपना अंगूठा दबा दो, जिससे मैं 51 नंबर की शुरुआत एक तरोताजा शुरुआत के साथ करूं। और यह मान लेना, ये 500 ऐसे प्रश्न है इतिहास के भाई साहब, मजा आ जाएगा, जिसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक अगर इनकी आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो बार बार प्रश्न वही आएंगे, बार बार आएंगे भाई, मजा आ जाएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। तो सब लोगों से बस कहना चाहता हूं, आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर ठोक देना। ठीक है, इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं आगे की तरफ। बेटा पानी ले आओ उसमें। पालक, तोरी, फ्रूट्स। छोटू बंद है फटाफट। देवा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट। शिवाजी का गुरु बेटा कौन था? शिवाजी का गुरु यहां पर आपसे पूछा गया है, तो जबरदस्त बता देना, रामदास। रामदास थे शिवाजी के गुरु। बहुत प्यारा सवाल आता है बेटा। शिवाजी के दरबार में पता कौन रहते थे? शिवाजी के दरबार में मेरे प्यारे बच्चे अष्टप्रधान रहा करते थे, अष्टप्रधान। और यहीं पे मैं तुमसे कह दूं, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्ट दिग्गज मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय बेटा किस वंश का राजा था? तो कृष्णदेव राय मेरे प्यारे बच्चे तुलु वंश का राजा था। और ये अष्ट दिग्गज किसको कहते थे? तो याद कर लेना, 8 तेलुगु साहित्य के कवि, 8 तेलुगु साहित्य के कवि को क्या कहा जाता था भैया? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। याद कर लेना। क्लियर है? बेहतरीन। ताजमहल किस नदी के किनारे? ताजमहल मेरे प्यारे बच्चे यमुना नदी किनारे, क्योंकि ताजमहल आगरा में है। याद कर लेना। और अगर दिल्ली भी पूछ लेता ना किस नदी किनारे, तो दिल्ली भी मेरे प्यारे बच्चे यमुना नदी के किनारे ही था। ठीक है, नेक्स्ट। कबीर किसके भक्त थे? भाई कबीर किसके भक्त थे, यह सवाल आया है। राम के, शिव के, अल्लाह, राम दोनों के कि कृष्ण के? तो आपको पता होना चाहिए, कबीर ऐसे थे जो अल्लाह और राम दोनों को मानते थे भैया, अल्लाह और राम दोनों को मानते थे। याद कर लेना। ठीक है, कबीर जो एक प्रकार से
कबीर किस खानदानी से थे? जुलाहा। ठीक है, नीरू नीमा बताते हैं इनको कोई तालाब के किनारे छोड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर लोदी की राजधानी क्या थी? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी, मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करना, आगरा को बनाया था, क्योंकि सिकंदर लोदी ऐसा राजा था जिसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किस राजा ने की थी, किस बादशाह ने की थी? भैया सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 ईस्वी में, याद करना। सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी शीर्षक, कौन सा? गुलरुखी शीर्षक नामक कविताएं लिखता था। गुलरुखी शीर्षक नामक कविताएं लिखने वाला बादशाह कौन था? सिकंदर लोदी था, सुल्तान था। अगला, चित्तौड़ की रानी पद्मनी बेटा किससे जुड़ी थी? चित्तौड़ की रानी पद्मनी किससे संबंधित थी? तो याद करना, एक पिक्चर तुमने देखी होगी, पद्मावत। देखिए पद्मावत, देखिए तो आप सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी जो था, चित्तौड़ की रानी पद्मावती को भाई साहब पाने के लिए उसने आक्रमण किया था। इसलिए चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का किससे जुड़ी? तो खिलजी से जुड़ी, अलाउद्दीन खिलजी। याद कर लेना, बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल आता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु नानक देव का जन्म मेरे प्यारे बच्चे कहां हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म बताते हैं तलवंडी में हुआ था। और मैं बता दूं गुरु नानक जी के बारे में, गुरु नानक जी जो थे सिख धर्म के फाउंडर माने जाते हैं, सिख धर्म के संस्थापक। अगर मैं तुमसे कह दूं सिख धर्म में टोटल गुरु कितने हुए, तो सिख धर्म में टोटल गुरुओं की संख्या 10 है, और 10वें एवं अंतिम जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। याद करना, संस्थापक थे गुरु नानक देव, और सिख धर्म के अगर मैं दूसरे गुरु की बात करता हूं तो उनका नाम था गुरु अंगद, और गुरु अंगद को हम लोग लहना के नाम से जानते हैं, जिन्होंने गुलमुखी नामक लिपि लिखी थी। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध मेरे प्यारे बच्चे 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? भैया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था क्या? भैया चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था भैया रामदास। याद करना बहुत अच्छे से। फिर औरंगजेब का बेटा मकबरा कहां पर है? तो याद करना, औरंगजेब का मकबरा भैया औरंगाबाद में। औरंगाबाद मेरे प्यारे बच्चे महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये भी याद करना, औरंगाबाद में ही एक आता है जिसको बोलते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा भी कहां पर है भैया? औरंगाबाद में ही है। जबरदस्त तरीके से सवाल आ रहे हैं, सारे उड़ा के रख देना, मजा आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कितने ऐसे मुगल बादशाह हुए जिनके भारत के बाहर मकबरा है, तो बाबर का कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? काबुल में। फिर जहांगीर का कहां है? तो जहांगीर का है लाहौर में। फिर भैया बहादुर शाह जफर जो सबसे अंतिम राजा था मुगलों का, इसका मकबरा कहां पर है? इसका रंगून में। तो 3 ऐसे बादशाह हैं मुगलों के जिनके भारत के बाहर मकबरा है। जबरदस्त बता दोगे। अगला, खिलजी वंश का संस्थापक बताओ भाई। तो खिलजी वंश ऐसा वंश था जो सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, मतलब टोटल 30 साल। और इसके संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। और जो अलाउद्दीन खिलजी नाम आ रहा, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहते थे। सेकंड सिकंदर किसे कहते थे? तो भैया अलाउद्दीन खिलजी को कहते थे। और याद करना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना मतलब जो सेना में भर्ती हो गया वही रहेगा, रोज रोज सैनिक में बदलाव नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, इसने सेना को वेतन देना शुरू किया। किसने? भैया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, तुगलक वंश का प्रसिद्ध राजा बताओ। तो तुगलक वंश का प्रसिद्ध राजा जिसको हम लोग बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो रक्त पिपासु भी था भैया, विद्वान भी था, शिक्षित भी था, पागल भी था, मतलब पूरा का पूरा मिश्रण था भाई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां के नाम से जाना जाता था। और यह ऐसा राजा था, ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं की सहानुभूति पाने के लिए गंगा जल का सेवन किया, साथ में होली में भाग लिया। बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अगला, किसने जजिया कर समाप्त किया था? तो अभी मैंने बताया जजिया कर समाप्त करने वाला राजा का नाम है भैया अकबर। 1564 ईस्वी में जजिया कर एक ऐसा कर था जो रिलीजियस कर था, मतलब धार्मिक कर था। और ये वसूला जो जाता था वो गैर मुसलमान का मतलब समझे कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारे धर्मों से ये वसूल किया जाता था। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे धर्म बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कुछ कोई भी हो, सबसे वसूल किया जाना तो किया जाना भाई साहब। किसे मुगल साम्राज्य का नेपोलियन कहते थे? बहुत प्यारा सवाल आया है। बाबर को कहते थे, अकबर को कहते थे, शेर शाह सूरी को कहते थे, कि भैया शाहजहां को कहते थे। किसे मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से नेपोलियन कहते थे? तो याद कर लेना शेर शाह सूरी को कहते थे। याद कर लेना, बहुत प्यारा सवाल। अगला,
शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया था? तो बेटा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जिसको बोलते हैं जीटी रोड। क्लियर है? दूसरी बात, जीटी रोड नाम किसने रखा था? तो जीटी रोड नाम रखा था लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने बेटा जीटी रोड नाम रखा था। अगला, महल, हवा महल कहां पर है? तो हवा महल मेरे प्यारे बच्चे जयपुर में, जिसको सवाई जयसिंह ने बनवाया था। अगला, किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? अभी मैंने बताया, संगीत और नृत्य मतलब म्यूजिक प्लस डांस दोनों पर रोक लगा दी। किसने? औरंगजेब। औरंगजेब को ही तो जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। जबरदस्त तरीके से याद करना, क्योंकि यहां से 65 नंबर से आपके मध्यकालीन वाले सवाल हो जाते हैं समाप्त, और यहां से शुरू हो रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल। मतलब भाई साहब जिद बड़ी लंबी है, कारवा चलते जाना है। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो याद करना, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो सिराजुद्दौला हार गए थे, रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला था, उसने धोखा दे दिया था। अगला बेटा, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और याद कर लेना, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, और उधर थी तीन संयुक्त सेनाएं। ठीक, एक बंगाल के नवाब थे, एक अवध के नवाब थे, एक मुगल के नवाब थे। जबकि संयुक्त सेना तीन लोग मिलकर लड़ रहे थे, तब भी हार गए। हेक्टर मुनरो जिता ले गया तब भी अंग्रेजों को। और सबसे बड़ी बात, ये बक्सर जो है ये पता कहां पे पड़ता है आज के टाइम पर? बिहार में। 1857 की क्रांति को शुरू करने का जो गौरव जाता है ना बेटा, वो मंगल पांडे को जाता है, जिसने कहा था कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बनी कारतूसों का भाई साहब उनको हम लोग मुंह से नहीं छीलेंगे। ये भैया किसने कहा था? ये मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी ने कहा था। उसने ही चालू की थी ये 1857 की क्रांति को, याद कर लेना। ठीक है, और इसने जो विरोध किया था वो विरोध किया था 29 मार्च, याद कर लेना, जो विरोध किया था 29 मार्च 1857 को। ठीक है, 1857 को। और अंग्रेजों ने तुरंत विरोध करने पर फांसी दे दी थी। फांसी कब दे दी? 8 अप्रैल 1857 को। इसलिए पूरे भारत में आग दहल गई कि इस तरह तो किसी भी सैनिक को ये लोग फांसी दे सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, अगला, 1857 का मेन केंद्र क्या था भैया? बाद में पहली बात तो जो मंगल पांडे ने विरोध चालू किया था वो कहां से? बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी से इसने विरोध किया था। और ये जो सैनिक था बेटा वो 34वें बीएनआई का था। और जबकि इसकी शुरुआत जो मेन हुई थी क्रांति की ऑल ओवर इंडिया, वो मेरठ से हुई थी, और वो तारीख थी 10 मई 1857। उसके बाद ऐसी आग फैली कि पूरे भारत में अलग अलग जगह से 1857 की क्रांति को लीड करने के लिए नेता आगे आ गए, क्रांतिकारी आगे आ गए। जैसे कानपुर से सबको पता है कौन आगे आया? नाना साहब आए थे, तात्या टोपे आए थे। लखनऊ से कौन किसने लीड किया? लखनऊ से किया बेगम हजरत महल। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। जगदीशपुर से किसने किया? कुंवर सिंह ने। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भाई साहब की कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद करना 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो इनका नाम था A.O. ह्यूम ने की थी। जबरदस्त तरीके से याद करना। अगला सवाल बेटा, कांग्रेस के संस्थापक अभी मैंने बताया A.O. ह्यूम, याद करना। दादा भाई नेहरूजी का सवाल अगर आ जाए ना तो ये बता देना कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नेहरूजी। और दादा भाई नेहरूजी की अगर मैं बुक की बात करता हूं तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, बुक जिसको कहते हैं अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक याद कर लेना राष्ट्रगुप्तूर। और भारत में सबसे पहले अगर किसी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो दादा भाई नेहरूजी थी, याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। अगर मैं तुमसे कह दूं जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये किसके गुरु थे और कैसे गुरु, तो आप सब बता देना ये राजनीतिक गुरु थे। किसके किसके? एक तो महात्मा गांधी के थे और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों लोगों के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद कर लेना। तिलक की अगर बात कर ले, बाल गंगाधर तिलक, तो भैया बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें याद कर लेना, पेपर में आती हैं। एक पुस्तक का नाम है केसरी, दूसरी पुस्तक का नाम है मराठा, और तीसरी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, याद कर लेना। ठीक, और सबसे बड़ी बात, केसरी जो है बेटा वो मराठी भाषा में लिखी थी इन्होंने, और जो मराठा थी वो अंग्रेजी में लिखी थी, और गीता रहस्य बर्मा की मांडले जेल में लिखी थी, याद कर लेना। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बेटा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। 1920 में याद कर लेना। 1919 में क्या हुआ? 1919 में पहली बात तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और क्या हुआ? और बेटा रोलेक्ट एक्ट हुआ, रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट एक्ट, काला कानून जो आया था। दूसरी बात 1922 में क्या हुआ? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में। अब सबसे बड़ी बात बता दे, इस चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन कैंसिल हुआ था जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह भैया 1930 में हुआ था, याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद कर लें, ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई से। ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई से भैया किसकी शुरुआत हुई थी? तो जबरदस्त तरीके से याद करना, भारत छोड़ो आंदोलन की। दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन में ही एक नारा दिया गया, डू आर डाई, मतलब करो या मरो का नारा कहां पर दिया गया? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। अगला, संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर तुमसे कह देता संविधान अंगीकृत कब हुआ, संविधान अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया था, जबरदस्त तरीके से याद करना। साइमन कमीशन, बेटा साइमन कमीशन के दो सवाल आते। क्या सवाल आता? साइमन कमीशन का अगर तुमसे कह दे गठन कब हुआ, तो गठन याद कर लेना 1927 में। अगर तुमसे कह दे साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत आया मेरे प्यारे बच्चे 1928 में। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट, भैया आपने तो बीकॉम ही किया था ना, फिर बिना एमबीए या सीए के आपको बिग फोर में जॉब कैसे मिली? सकते हो। नेक्स्ट, अगला, नरम दल के नेता कौन है? तो नरम दल मतलब वो लोग अहिंसा पे विश्वास रखते थे, गरम दल वो लोग हिंसा पे विश्वास रखते थे। तो नरम दल के जो नेता इसमें माने जाते हैं वो माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब माने जाते हैं। बाकी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब के सब गरम दल के नेता थे। याद करना, आजाद हिंद फौज बेटा किसने बनाई थी? तो आजाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं कह रहा हूं तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें जीएस सिखा दूंगा भाई साहब, ठीक है। आज सुभाष चंद्र बोस का एक सवाल और याद कर लेना भैया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1939 में की थी। अगला, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत प्यारा सवाल है। गांधी इरविन समझौता मतलब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच यहां पे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है गांधी इरविन समझौता की अगर बात कर लें तो याद कर लेना 1931 में हुआ था। और सबसे बड़ी बात, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज छोड़ो, तीनों याद कर लो, पहला गोलमेज, दूसरा गोलमेज और तीसरा गोलमेज, तीन ही बेटा गोलमेज सम्मेलन हुए। और सबसे बड़ी बात बता दें, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। और सबसे बड़ा सवाल, क्रम से हुए, पहला गोलमेज 1930 में, तो दूसरा 1931 में, तो तीसरा 1932 में। और मैं तुमको बता दूं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भाग किसने लिया? तो तीनों में भाग लेने वाले थे भारत की तरफ से, जिनको हम लोग कहते हैं भीमराव अंबेडकर साहब। फिर सवाल आता है कि महात्मा गांधी ने किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया ना मेरे प्यारे बच्चे, वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी ने जो भाग लिया वो किसमें भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कितने प्यार से सवाल बताओगे, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगला, भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? भाई भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब आया? भाई साहब 1929 में। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो आया था लाहौर अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें आया था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो याद करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव बेटा लाया गया था। नेक्स्ट, अगला, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और चंपारण भाई साहब किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद करना भैया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और किसके विरोध में हुआ था? क्योंकि अंग्रेज लोग किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना चाहते थे, और जबकि किसान लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे, इसलिए किसे नेताजी कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। और याद करना, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो जर्मनी का चांसलर जिसको बोलते हैं एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने भैया इनको एक प्रकार से नेताजी की उपाधि दी थी, याद कर लेना। अगला, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन बेटा भारत जो आया था 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन
भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। फिर बेटा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन याद कर लेना, पिंगली वकैया ने तैयार किया। किसने? पिंगली वकैया ने। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक किसने कहा? तो साइमन गो बैक जो कहा वो भैया लाला लाजपत राय ने कहा। किसने कहा? लाला। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 28 में भैया भारत आया था साइमन कमीशन। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और याद कर लेना मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो याद कर लेना आगा खां प्लस सलीम उल्लाह खां। आगा खां और सलीम उल्लाह खां, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा भैया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला, रोलेक्ट एक्ट कब आया? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। यह सवाल भी आपको याद कर लेना। अगला, आजाद हिंद फौज किस वर्ष गठित हुई थी? 40 में, 42 में, 45 में कि भैया 47 में? बताइए आप। आजाद हिंद फौज बताना आपको जबरदस्त तरीके से किस वर्ष गठित हुई थी। तो आपको जबरदस्त तरीके से बता देना मेरे प्यारे बच्चे कि हाँ, तो बेहतरीन तरीके से आजाद हिंद फौज याद कर लेना बेटा 1942 में। अगला, वंदे मातरम किसने लिखा? बच्चे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा था? तो याद कर लेना आनंद मठ में। और सबसे बड़ी बात, आनंद मठ में एक विद्रोह का वर्णन था और उस विद्रोह का नाम था सन्यासी विद्रोह। क्या नाम है? सन्यासी विद्रोह। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। अगला, भारत विभाजन योजना। भारत विभाजन योजना किस योजना के आधार पर आई? तो भारत विभाजन योजना माउंटबेटन योजना के आधार पर आई, क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इनके आधार पर भैया भारत के विभाजन का निर्णय लिया गया। झंडा गीत किसने लिखा था? ठीक, तो झंडा गीत रविन्द्रनाथ टैगोर आप लगा देना। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। फिर सविनय अयोध्या आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। अगला, राम प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से संबंधित थे? बताना है आपको, काकोरी आंदोलन से। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत की आजादी किस वर्ष थी। लेकिन इसमें जो इतना सरल प्रश्न है तो इसलिए आपको तारीख प्लस योजना प्लस वर्ष बताना है। आशा करते पूरे 100 क्वेश्चन मजे से पढ़े होंगे। और अगर आप